नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। शिक्षा पर हमारा विशेष फोकस इसलिए रहता है कि हजारों अभिभावकों की भावनाएं जुड़ी रहती हैं। उन तमाम सवाल जो अभिभावक मैनेजमेंट से नहीं पूछ पाते हैं, और उस स्कूल की खासियत क्या है। आखिर अभिभावक जब नामांकन कराते हैं अपने बच्चों के तो काफ़ी अपेक्षा लेकर के हैं। हम आज बता दें, दरभंगा पब्लिक स्कूल में हैं। दरभंगा पब्लिक स्कूल जो नेशनल हाईवे पर अवस्थित है, इसके एक बार देखिए ये बिल्डिंग पूरा। और हम बता दें कि ये स्कूल डॉक्टर लाल मोहन झा, जो कि खुद शिक्षा जगत से जुड़े रहे हैं, विश्वविद्यालय में रहे हैं, उसके बाद WIT में रहे हैं, उनकी जो भावनाएं थी वो जो शिक्षा पर फोकस कर रहे थे, उसी का एक सपना साकार हुआ जब विशाल गौरव ने उनकी जिम्मेवारी को संभाली। और लगातार इस स्कूल की स्थापना के बाद CBSE मोड पर यह स्कूल है, दरभंगा पब्लिक स्कूल। और हमारे साथ विशाल गौरव जी हैं। विशाल जी, ये कब स्थापना हुई थी इसका? धन्यवाद मनोज जी, और धन्यवाद मिथिला मंच। इस स्कूल की जो दिल्ली मोड़ पर स्थापना हुई है वो हुई है 2013 में, और ऐसे स्कूल जो रजिस्टर्ड है वो तो 2000 ईस्वी का है। तो ये अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग इस कैंपस में हम लोग लगभग इसका 10 साल पूरा कर चुके हैं। और यहाँ से जो टोटल नंबर ऑफ बैचेज हैं जो पास आउट कर चुका है, वो मुझे लगता है कि 8 या 9 बैच यहाँ से पास कर चुका है। अच्छा, एक चीज़, एक एजुकेशनिस्ट अगर किसी शैक्षणिक संस्था की स्थापना करता है तो उनके सपने अलग होते हैं, उनके विचारधारा अलग होते हैं, उनकी आइडियोलॉजी अलग है। तो डॉक्टर लाल मोहन झा जी ने जो इसकी स्थापना की थी, उनकी आइडियोलॉजी एक बदलते परिवेश में, आप युवा हैं, आपकी अलग आधुनिक सोच है, बच्चों के एजुकेशन की क्वालिटी की सोच अलग है। जो उस समय था 10 साल पहले और 10 साल अभी, उसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और किस तरह आप उसको इम्प्रूव कर रहे हैं? मुझे लगता है कि जब कोई एजुकेशनिस्ट जो हैं वो जब स्कूल या शिक्षण संस्थान में आते हैं या उसकी स्थापना करते हैं, तो उनका जो देखने का नज़रिया होता है वो आमतौर पे काफ़ी अलग होता है। उसका कारण ये है कि वो बाकी किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। शायद यही कारण है कि हम लोगों ने जो ये दूरी अभी तक की तय की है, ये दूरी काफ़ी सालों में तय की है, बहुत धीरे तय की है, लेकिन हम लोगों ने जो भी कदम लिए हैं बहुत ही ठोस कदम हैं। और निश्चित रूप से जो दरभंगा के लिए जिस तरह का संस्थान मेरे पिताजी ने एक खड़ा किया है, वो हम सब के लिए गौरव की बात है। तो चलिए हम धीरे धीरे अब चर्चा करते हुए भी आगे चलेंगे। और ख़ासकर हम बता दें कि दरभंगा पब्लिक स्कूल विगत 8-10 वर्षों में जो अपने नाम की चर्चा अभिभावकों के जुबान पर है, वो क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के और एक डिसिप्लिन को लेकर के, और साथ ही बता दें कि सोच अलग है। हम पहले बताएं कि जो एक शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, उसका हमेशा सोच शिक्षा के क्षेत्र को विकसित करने की होगी। पहले कितने तक का था इसमें, पहले आपने यहाँ जो स्टार्ट किया था, उसके बाद? ये जैसे कि होता है कि हम लोग पहले क्लास 8 तक का रजिस्ट्रेशन लेते हैं, प्रस्वीकृति जिसको कहते हैं बिहार सरकार की, वो लेते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम लोगों ने क्लास 9-10 के लिए एफिलिएशन लिया CBSE से, और उसके तीसरे स्टेप पे 2016 ईस्वी में हम लोगों ने क्लास 11th-12th का एफिलिएशन लिया। तो अभी ये स्कूल नर्सरी से स्टार्ट होता है और क्लास 12 तक होती है पढ़ाई इसकी। अच्छा, एक चीज़ और बता दें कि खासकर इसमें देखा जाता है कि प्रोफेशनल जो होते हैं, जो वो सोचते हैं कि बच्चों का एडमिशन किसी तरह हो जाए या टीचर्स का अपॉइंटमेंट किसी तरह हो जाए। तो आपके लिए एक चुनौती होगी सबसे पहला कि किस तरह के स्टूडेंट को अपने यहाँ हम एडमिशन लें, किस तरह के शिक्षकों को यहाँ हम रखें ताकि वो बच्चों को शिक्षा दे। तो इस समय इसको आपने किस तरह फेस किया, जो 10 साल पहले की व्यवस्था थी और अभी की जो व्यवस्था उसमें? एक जो चीज़ हम लोग जिसके बारे में बहुत ही पर्टिकुलर हमेशा ही रहते हैं, वो ये है कि जो शिक्षकों का चुनाव होता है इस स्कूल में, उसके लिए हम लोग हमेशा ही बहुत ही एक टफ प्रोसेस है, और उसको हम लोग बहुत ही आइडियोलॉजिकल तरीके से करते हैं। इन द सेंस कि किसी भी टीचर के रिक्रूटमेंट के लिए पहले रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है जो कि 2 या 3 राउंड इंटरव्यू होता है, और फाइनली उनका डेमोन्स्ट्रेशन क्लास होता है। जो इंटरव्यू होता है वो भी एक पैनल होता है जिसमें कि
जो इस शहर के बड़े शिक्षाविद हैं वो सभी आते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं वो आते हैं। तो कुल मिलाकर के जो शिक्षकों का चुनाव है वो एक लंबा लेकिन बहुत ही सॉलिड प्रोसेस है जिसके तहत हम लोग सिलेक्ट करते हैं टीचर्स। उसी पर निर्भर करता है शिक्षा। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी संस्थान की मुझे लगता है जो बैकबोन है या रीढ़ है वो वहाँ के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के वो वहाँ के शिक्षक होते हैं। ये बिल्डिंग हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो ये सब कुछ सपोर्टिंग है। जो लीड रोल है शिक्षा एजुकेशन में वो हमेशा टीचर्स का होगा। तो बीपीएससी में नामांकन के बाद बहुत जो जॉब हो गया उसके बाद तो शिक्षकों की कमी झेल रहे हैं, सारे स्कूल झेल रहे हैं पहले से भी। अब जो चुनौती है उसको किस तरह आप मीट कर पाइएगा? हाँ, ये है एक चुनौती और ये कहते हुए मुझे बहुत फक्र है कि हम लोगों के स्कूल से लगभग 24 टीचर्स का सिलेक्शन हुआ है बीपीएससी में। तो मुझे ये कहते हुए कोई इसमें मलाल नहीं है क्योंकि हमारे लिए गौरव की बात है। इसका मतलब हमारे जो कंटेंट है टीचर्स की जो रही हुई है बहुत सॉलिड थी, इसलिए ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है। उसके लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स लेना होता है। फॉर एग्जांपल कि जब बीपीएससी का एग्जामिनेशन हमें मालूम है कि किस टाइम में होने वाला है तो हम लोग पहले ही टीचर्स रिक्रूटमेंट को स्टार्ट कर देते हैं और प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। टीचर्स कहाँ से लाते हैं? टीचर्स हम लोग का मिक्स्ड होता है। देखिए, मैं इसमें कोई हम लोग इस तरह की पहले से हम लोग प्रिजुडिस्ड नहीं होते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होते हैं कि टीचर्स हमको यहीं से चाहिए। हम लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं और उसको अक्रॉस बिहार करते हैं और बिहार के बाहर के स्टेट्स में भी हम लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं। जो सिलेक्शन होता है उस टाइम में हमारे पास कैंडिडेट्स मिक्स्ड बैग की तरह आता है, यानी कुछ भी होते हैं जो यहाँ पर सिलेक्ट होकर आते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि बाहर के स्टेट। मैं एग्जाम्पल ले सकता हूँ स्टेट्स का कि हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन कम से कम 10 से 12 स्टेट्स का है। 10 से 12 अलग अलग राज्यों के टीचर्स का रिप्रेजेंटेशन है इस स्कूल में। बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश के टीचर हैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल के टीचर हैं, यहाँ पर उड़ीसा के टीचर हैं, यहाँ पर केरला के टीचर हैं, यहाँ पर तमिलनाडु के टीचर हैं, यहाँ पर झारखंड के टीचर हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के 10 से 12 अलग अलग राज्यों की नुमाइंदगी है पूरे जो टीचर्स की टीम है उसमें। अच्छा, कहा जाता है कि अनुभव बहुत कुछ सिखाता है। आपने 8-10 वर्षों से यहाँ के स्कूल को देखा है और एक पुरानी आइडियोलॉजी थी उसको आपने देखा है। तो आप किस चीज़ की आवश्यकता महसूस करते हैं कि स्कूलों का पैटर्न क्या होना चाहिए? क्योंकि अब कॉर्पोरेट स्कूल भी कई खुल चुके हैं, वो भी प्रतिस्पर्धा में आपके साथ खड़े हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। तो अब उस प्रतिस्पर्धा को देखते हुए आपने कुछ आइडियोलॉजी कुछ तो तैयार किया होगा? कुछ दो चीज़ें हैं इसमें मनोज जी। एक तो परिवर्तन संसार का नियम है, तो बदलते परिवेश के हिसाब से, बदलते ज़रूरतों के हिसाब से हम लोगों ने जो शिक्षा की पद्धति है उसमें भी जो तब्दीलियां आवश्यक थीं वो की हैं। दूसरी बात यह है कि एजुकेशन सिस्टम में जो आत्मा है या रूह है उसकी, वो हमेशा उसका शिक्षा ही होगा। जो बाकी चीज़ों की आप बात कह रहे हैं वो सब जिस्म है उसका, जिसमें हम लोग जब जैसी ज़रूरत होती है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है, जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन शामिल है, जिसमें कि डिजिटाइजेशन शामिल है, ये सारी चीज़ें जो है उसका जिस्म है एजुकेशन सिस्टम का। जो रूह है वो हमेशा से उसका संस्कार, कैरेक्टर बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग, जो स्वामी विवेकानंद के वक्तव्यों से हम लोगों ने अपने लिया हुआ है कि इट इज़ मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, ये हम लोगों का मोटो है। इसी के आधार पे हम लोगों ने पूरी अपनी जो प्रणाली है शिक्षा की उसको बेस किया हुआ है। तो हम बता दें जिस तरह से आजकल स्कूल लगातार खुलते जा रहे हैं, दरभंगा में कुछ ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने अपनी गरिमा को शिक्षा के क्षेत्र में भी मेंटेन किया है। अब सवाल यह है कि आपको डे टू डे अगर कुछ रूटीन्स बनाने होते हैं कि बच्चों के लिए, क्या टीचर्स फीडबैक दे पाते? बहुत स्कूल के टीचर फीडबैक देते नहीं हैं। मैनेजमेंट जो है वो अलग अलग कामों में लिप्त रहते हैं, उनके पास समय नहीं होता है कि कम से कम फीडबैक ले, क्योंकि फीडबैक ही बेस होता है किसी भी स्कूल का। अगर क्लास टीचर डे बाय डे फीडबैक दे स्कूल मैनेजमेंट को तो मुझे लगता है बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। ऐसा होता है? बिल्कुल है। मतलब मैं किसी दूसरे मैनेजमेंट के ऊपर कमेंट करने के लिए मुझे लगता है कि मैं सही व्यक्ति नहीं हूं। मैं तो केवल अपनी जनरलाइज क्वेश्चन, केवल अपने बारे में बात कर सकता हूं या इस स्कूल के बारे में बात कर सकता हूं। तो फीडबैक जो है इट इज़ ए वेरी एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो होता है वो किसी भी सिस्टम का, केवल एजुकेशन की बात नहीं है, मैं किसी भी इंडस्ट्री की बात करता हूं कि फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि फीडबैक क्या है? फीडबैक हमको रास्ता दिखाने के लिए जो है वो कुछ हमारे इनपुट्स होते हैं, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ कि जो टीचर्स होते हैं उनके
पूरे पढ़ाने के तरीके पे, उनके पढ़ाने के करिकुलम पे, उनके पढ़ाने के जो आउटपुट होता है उसके ऊपर, वहाँ भी हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनसे फीडबैक लेते हैं। सिमिलरली जो स्टूडेंट्स का फीडबैक होता है वो मैनेजमेंट के पास भी आता है और कम्प्लीटली एक्सेस होता है उस फीडबैक का हम लोगों के पास। एक तो हम लोग अप्रोचेबल हैं कंपैरेटिवली, कि हम लोग ऐसा नहीं है, हम हमेशा मौजूद रहते हैं स्कूल के अंदर, तो अप्रोचेबल हैं। और जो हमारा एक स्कूल का ERP सिस्टम होता है वो भी एक सुविधा देता है कि आप फीडबैक को पहुंचा सकते हैं। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हर जो फीडबैक हो उस पर हम लोग अमल करें, क्योंकि हम लोगों को किसी भी फीडबैक पे अमल करने से पहले ये सोचना होता है कि ये इन टोटलिटी, क्योंकि अब मान लीजिए 2500 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और जो ICSE है वहाँ पर 1000 के आसपास है, तो इन टोटलिटी एक पूरे ग्रुप के लिए सामूहिक रूप से वो फीडबैक जो है वो एप्लीकेबल होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कुछ केवल स्टूडेंट्स के लिए वो बेहतरी करें और कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो बेहतरी नहीं कर पाए, तो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है इस तरह के फीडबैक को इम्प्लीमेंट करना। तो फीडबैक हम लोग हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, उसको रेस्पेक्ट करते हैं। एट द सेम टाइम एप्लीकेबिलिटी तभी उसकी हो सकती है और होती है जब ऐसी ज़रूरत होती है या उसकी आवश्यकता होती है, जब वो बाय एंड लार्ज एक बड़े ग्रुप के लिए बहुत रेलेवेंट हो। मेरा नाम सुगंधा चौधरी और मैं यहाँ मैनेजमेंट टीम में हूँ। 2024-25 को लेकर के किस तरह की कार्य योजना है, किस तरह गार्जियन को लेकर? देखिए, हमारे यहाँ तो सभी तरह के गार्जियन हैं और 2024-25 के लिए जो हमारी सीटें हैं वो बहुत लिमिटेड है। हर एक क्लास में 2-4 ऐसे करके सीटें हैं, बिकॉज़ जो बच्चे यहाँ से जाएंगे ड्यू टू एनी रीज़न तो उनके सीट्स खाली होंगे, तो बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। और अभी हम लोग 28 फरवरी को उसका एग्ज़ाम करवाएंगे। एग्ज़ाम भी होगा और उसके बाद हमारे प्रिंसिपल सर के साथ उनका इंटरेक्शन होगा और उसके बेसिस पे ही फिर उनका सिलेक्शन होगा। इस बार सिलेबस को किस हिसाब से बांटे हैं ताकि स्टूडेंट्स के लिए? सिलेबस जैसे क्लास सिलेबस इन द सेंस ऑफ जो हमारा NEP है, NEP को फॉलो करते हुए हमने बच्चों के लिए क्लास 5 तक के बच्चों का मेनली कंप्यूटर सब्जेक्ट हम लोगों ने ऐड किया हुआ है, क्योंकि वोकेशनल के लिए हम लोग भी हैं और कंप्यूटर के को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उनका एक अलग ही जो जूनियर अप टू क्लास 5 तक का भी एक अलग लैब है कंप्यूटर का, और क्लास 6 to 12 के लिए भी अलग लैब है कंप्यूटर का, जहाँ पे आप देखेंगे तो 45 कंप्यूटर्स का वो लैब है। प्लस जो सब्जेक्ट्स हैं जो NEP हम लोगों को सजेस्ट करती है, उन सब्जेक्ट्स को भी फॉलो किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों के लिए। हम लोगों ने जैसे बच्चों का इन बिटवीन में मॉक टेस्ट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द कैटेगरी का टेस्ट करवा के उनका हम लोग ये भी चेक करते हैं कि बच्चे किन सब्जेक्ट्स में वो पीछे हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उनके लिए हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस और किस तरह का हम उन लोगों को गाइडेंस या काउंसलिंग आप बोलिए वो करवाते रहते हैं। पूरे ईयर का आप लोगों ने पैटर्न तैयार कर लिया, कब साइंस एग्जीबिशन होगा, कब स्पोर्ट्स होगा, सारा कुछ हो? एवरीथिंग फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25 हम लोगों ने रेडी कर लिया है। और बेसिकली हम लोग जैसे साल भर में बच्चों का कॉम्पिटिशन्स रखते हैं, क्विज़ कॉन्टेस्ट होता है, उनका एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट होते हैं, ड्रामा स्केट कॉन्टेस्ट होते हैं, साइंस एग्जीबिशंस हैं, एनुअल स्पोर्ट्स, एनुअल गेम, एनुअल फंक्शंस हैं, प्लस क्राफ्ट एग्जीबिशन होंगे, देन उनके क्विज़ कॉन्टेस्ट होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सारा फ्रेमवर्क हमारा रेडी हो चुका है। थैंक यू। तो हम बता दें दरभंगा पब्लिक स्कूल में है हम, और भी अगले दिन हम एक बड़ा सवाल तमाम स्कूलों से पूछते हैं, स्कूल मैनेजमेंट से। कुछ को ख़राब अवश्य लगता होगा कि अगर आप अपने स्कूल को सक्षमता से चलाते हैं, पूरे क्वालिटी के साथ चलाते हैं, तो फिर आपके बच्चे बाहर के कोचिंग में क्यों जाते हैं? क्या आपका तालमेल है? अभिभावकों को बताइए। कुछ अभिभावक ये भी कहते हैं कि होमवर्क उनका देखा नहीं जाता स्कूल में, तो आपके क्लास टीचर क्या करते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब हम इसलिए ढूंढते हैं कि एक विश्लेषण है कि 15 से 20% स्टूडेंट हर वर्ष स्कूल बदलते हैं। क्यों? इसका भी हम लगातार तर्क जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम बता दें
जरा दिल पर हाथ रखिए, क्योंकि आपके बच्चे बहुत कीमती हैं और उसी पर आपका भी भविष्य निर्भर करता है। और बेस अगर आपके बच्चे का मजबूत है तो आने वाले समय में आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और बच्चों का कैरियर भी सुरक्षित रहता है। इसलिए नामांकन से पहले हमारा जो कार्यक्रम लगातार चलेगा और चल रहा है उसका जो गौर कीजिए और फिर जाकर के स्कूल के गेट पर समीक्षा कीजिए। देखिए कौन से स्कूल के बच्चे डिसिप्लिन हैं, कौन से बच्चे स्कूल इंग्लिश स्पोकन भी है, उनका अन्य एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ पर ध्यान भी है। तो इसके बाद निर्णय लीजिए, क्योंकि आपका एक निर्णय आपके बच्चों की जीवन और मौत के बीच झूलती हुई जो एक कड़ी है उसको बना सकता है। क्योंकि कई अभिभावक कहते हैं मेरा बच्चा बिगड़ गया, बर्बाद हो गया, अब नहीं सुधरेगा, तो वो मौत के करीब होता है। ऐसे में आपका भी दायित्व बनता है स्कूल मैनेजमेंट के साथ मिलकर काम करें और सिलेक्शन बेहतर तरीके से और सोच समझ करें। धन्यवाद।